हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर के अंतर्गत में 16 जून से लेकर 21 जून तक जो भी करंट अफेयर बने हैं उसे हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्जाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान टॉप पर रहा। ठीक है, तो विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज टॉप द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ऑप्शन है नई दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी खड़गपुर है और आईआईटी अहमदाबाद है। आईएम अहमदाबाद है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखा जाए तो भारत के जो आईआईटी जो नई दिल्ली है, ठीक है, ये जो भारतीय संस्थान जो कि सबसे टॉप स्थान पर रहा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और थोड़ा इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली जो कि 19 जून 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थानों का दर्जा किया गया। ठीक है, हम देख सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली को दुनिया में 123वां स्थान मिला जो कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसी भारतीय संस्थान के द्वारा हासिल की गई अब तक की सर्वोच्च स्थान है। ठीक है, देख सकते हैं कि लगातार 14वें वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। ठीक है, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू गिव ₹1 लाख टू एवरी डिवोट गोइंग ऑन कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन है हरियाणा है, केरल है, उत्तर प्रदेश है और असम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप पिक्चर्स देख कर आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये अगर बात करें हम तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कि प्रत्येक श्रद्धालुओं को, ठीक है, राज्य सरकार ने देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, जो कि मानसरोवर पर यात्रा करने वाले को। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि यूपी सरकार ने मानसरोवर की यात्रा करने वाले उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासियों के लिए मानसरोवर यात्रा योजना की शुरू की है और इसके तहत मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को यूपी सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा उत्तर प्रदेश की बातें हो रही तो देख सकते हैं कि राजधानी यहाँ के लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क है, देख सकते हैं कि दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है जो कि रानीपुर है, देख सकते हैं। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है यहाँ पर बारहसिंघा है। राष्ट्रीय पंछी की बात करें सारस है और लोकसभा में यहाँ पर 80 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो राज्यसभा में कितना है 31 है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। देख सकते हैं, ठीक है, कि द रिसेंटली होम हैज 2026 हैज बीन डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल योगा ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। ठीक है, तो ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, विश्व बैंक है और यूनेस्को है और यूनिसेफ है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया। ठीक है, जो कि वैश्विक कृषि में महिलाओं की अहम भूमिका को पहचानने और उसे मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की बातें हो रही। ठीक है, देख सकते हैं इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और इसकी मुख्यालय की बात करें न्यूयॉर्क शहर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष जो है एंटोनियो गुटेरेस है और इनके सदस्य की संख्या कितनी है 193 है।
दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है। इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया गया। ठीक है, तो रिसेंटली प्रतिभा सेतु पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय होम। ठीक है, तो ऑप्शन एक राष्ट्रीय महिला आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, नीति आयोग है और यूपीएससी है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जस्ट आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, तो इस यूपीएससी के द्वारा जो है प्रतिभा सेतु पोर्टल को शुरू किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसके बारे में कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सालों तक यूपीएससी के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद भी मेरिट में जगह पाने से चुके प्रतिभाशाली युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में नौकरी दिलाने में यूपीएससी मदद करेगा और इसके लिए यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल को शुरू किया। ठीक है, देख सकते हैं यूपीएससी की बातें और एक बार देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई है और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अजय कुमार है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की, ठीक है, क्या स्थान है देख सकते हैं कि व्हाट इज द रैंक गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फॉर एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 57 है, ठीक है, 71 है और 68 है या फिर 96 है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें की जाए तो भारत का जो स्थान है आप देख सकते हैं कितना है, 71 है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि विश्व आर्थिक मंच के ने जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जो जारी किया है इसमें भारत का स्थान 71 है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि संक्रमण सूचकांक की बात करी जाए तो जो एनर्जी जो कि ट्रांसिशन इंडेक्स है 2025 के जारी करता देख सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा से जारी किया गया है और इससे भारत का स्थान देख सकते हैं कि 118 देशों में 118 देशों में कितना है, 71वां स्थान है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वेयर इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 20 जून को, 21 जून को, 19 जून को और 22 जून को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही कि विश्व भर में देख सकते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को मनाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि हर वर्ष जो है 20 जून को दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है और यह दिन उन लाखों लोगों को समर्पित है जो अपने देश में युद्ध, हिंसा, आतंकवाद और धार्मिक और आपदाओं के कारण अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं अथवा किसी अन्य देशों में शरण लेने पर विवश हो जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि इस वर्ष जो विश्व शरणार्थी दिवस की जो थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। ठीक है, यानी कि इसको आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 21 जून 2025 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे टू बी हेल्ड ऑन 21 जून 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है एक देश एक विरासत, वसुधैव कुटुंबकम या वैश्विक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही कि 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया इसका जो थीम है देख सकते हैं कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वर्ष योग दिवस का जो वैश्विक विषय है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा, यानी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, जो मानव कल्याण और पारिस्थितिक संतुलन के बीच में गहन संबंध रेखांकित करता है। ठीक है, देख सकते हैं कि मेजबान शहर जो रहा था विशाखापट्टनम रहा था और पहला योग दिवस की बात की जाए तो 21 जून 2015 को पहली बार दुनिया ने आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। ठीक है, तमाम बातें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी के पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट नियुक्ति किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि
हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रोबोट ऑफ द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अनंता चंद्र कासन है, ठीक है, या फिर इंद्रमणि पांडे हैं, या फिर पी हरीश है, या फिर गीता गोपीनाथ है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें करें हम अनंता चंद्रकासन का, जिन्हें कि आप जैसे कि MIT के पहले जो भारतीय मूल के प्रोवेस्ट नियुक्ति किए गए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं, ठीक है, MIT के बारे में। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के प्रोफेसर अनंता जो कि चंद्रकासन को अपना पहला जो कि अगला प्रोवोस्ट नियुक्त किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के किस राज्य में स्कूलों में हिंदी को समान तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की गई। ठीक है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, देख सकते हैं, ठीक है, कि थर्ड लैंग्वेज इन स्कूल। ठीक है, तो ऑप्शन है कि केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि महाराष्ट्र की बातें हो रही कि महाराष्ट्र ने अपने स्कूल राज्य के स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक नई सरकारी आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य की मराठी और अंग्रेजी के माध्यम से स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यह आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 के अनुरूप राज्य पाठ्य चर्चा जो ढांचा जो बनाया गया था, ठीक है, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है, तो 2024 के तहत लागू किया गया। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा महाराष्ट्र की बातें हो रही है, तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो राजधानी मुंबई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस है और राज्यपाल यहाँ के CP राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किस शहर में गूगल ने अपना पहला एशियाई प्रशांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इन विच बातें हो रही, ठीक है, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज गूगल हैज ओपन इट फर्स्ट एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन है कि हैदराबाद है, बेंगलुरु है, मुंबई है और सूरत है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि हैदराबाद की बातें हो रही कि हैदराबाद में गूगल ने अपना पहला एशियाई प्रशांत सुरक्षा जो कि इंजीनियरिंग केंद्र खोला। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि रेवंत रेड्डी ने गूगल के एशिया प्रशांत क्षेत्र के पहले सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र का हैदराबाद में उद्घाटन किया। देख सकते हैं कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और वैश्विक विश्व का चौथा जो कि सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में खोला है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में किस शहर को भारत सरकार ने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच सिटी हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो ऑप्शन है कि सूरत है, इंदौर है, लखनऊ है और वाराणसी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमिक में, ठीक है, लखनऊ शहर को नामांकित किया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत सरकार ने लखनऊ शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया। ठीक है, और यह नामांकन लखनऊ के समृद्ध पाक सांस्कृतिक और खान पान के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देता है। और इससे पहले हैदराबाद को 2019 में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामांकित किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर यूनेस्को की बातें हो रही, ठीक है, थोड़ा यूनेस्को के बारे में देखने के प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई और इसकी मुख्यालय जो कि पेरिस फ्रांस में है और इसके अध्यक्ष जो है आद्रे अजोले है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट,
थिंकिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो ऑप्शन है कि DRDO है, इसरो है, पिक्सेल है और टेक मी टू स्पेस है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला जो सोचने वाला जो उपग्रह है, इसे टेक मी टू स्पेस के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह जिससे कि एक हैदराबाद स्थित स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसरो इस उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायता करेगा, ठीक है। यह उपग्रह थिंकिंग सैटेलाइट कहा जा रहा है, ठीक है, और एक अनूठी जो कि तकनीकी का उपयोग करेगा जो उपग्रह को डेटा का विश्लेषण करने और स्वायत्त रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किस IIT के द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए ड्रम ऐप लॉन्च किया गया, ठीक। देख सकते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द ड्रम ऐप टू इनकरेज कॉम्यूटर्स टू चूज ग्रीनस रूट ऑन द रोड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि IIT खड़गपुर है, IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है और IIT मुंबई है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, IIT अगर खड़गपुर की बात करें हम के द्वारा जो कि यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए ड्रम ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में IIT जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी कि ड्रोम नामक ऐप को विकसित किया, ठीक है। और ड्रोम जो कि गूगल मैप की तरह है, लेकिन यह उपयोगकर्ता को वायु गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता के आधार पर मार्ग चुनने में भी मदद करता है। दोस्तों, देख सकते हैं कि यह लाइव प्रदूषण और ट्रैफिक डेटा का उपयोग करता है और उपयोगकर्ता द्वारा किसी मार्ग में प्रवेश करने पर तुरंत प्राप्त होता है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो लेक नेट्रॉन विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है कि केन्या और युगांडा है, तंजानिया और केन्या है और इथियोपिया और केन्या है और तंजानिया और युगांडा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें नेट्रॉन झील की, ठीक है, तो यह तंजानिया और केन्या जो दो देशों के सीमा पर स्थित है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के तंजानिया में नेट्रॉन झील जलवायु परिवर्तन और विकास योजनाओं में से होने वाले पर्यावरणीय खतरों के कारण से वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही है और यह केन्या तंजानिया के सीमा के पास स्थित एक उथली अति जो कि छरियन नामक झील है और ट्रॉन झील को रामसर आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का किस देश ने रक्षा क्षेत्र में साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास को शुरू किया, ठीक है। तो विच कंट्री हैड लॉन्च साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज टू एनहेंस साइबर रेसिलेंस इन द डिफेंस सेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन है कि भारत है, इजराइल है, ईरान है और रूस है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है भारत की, ठीक है, तो भारत ने रक्षा क्षेत्र में साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास को शुरू किया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, देख सकते हैं कि देश की साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में जून 2025 को साइबर सुरक्षा नामक एक व्यापक जो साइबर सुरक्षा अभ्यास को शुरू किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश पर महत्वपूर्ण साइबर हमले होने की रिपोर्ट के बाद यह अभ्यास महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कृत्रिम जो कि स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत की पहली एजेंटिक AI प्रणाली का नाम क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट एजेंटिक AI सिस्टम डेवलप्ड बाय कृत्रिम स्टार्टअप, ठीक है। तो ऑप्शन है सुदर्शन है, माया है, आयरिस है और कृति है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कृत्रिम स्टार्टअप के द्वारा भारत की पहली जो एजेंटिक AI प्रणाली का नाम क्या है, तो कृति है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में भारत की पहली एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि AI कृति को स्टार्टअप कृत्रिम के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। और कृत्रिम जटिल कार्यों को प्रतिबंधित करने, निर्णय लेने और उपयोगकर्ताओं और संगठनों के लिए समस्याओं को हल करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि डाक विभाग के द्वारा शैक्षणिक सामग्री वितरण के लिए शुरू की गई एक नई डाक सेवा का नाम क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पोस्टल सर्विस लॉन्च बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेशन मटेरियल, ठीक है। तो ऑप्शन है भारत बुक पोस्ट है, एजुकेशन एक्सप्रेस है, या शिक्षा मेल है, या फिर ज्ञान पोस्ट है। तो आप इसका सब बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डाक विभाग के द्वारा शैक्षिक सामग्री वितरण के लिए शुरू की गई एक नई डाक सेवा का नाम क्या है, तो ज्ञान पोस्ट है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे नेक्स्ट डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देश तक डाक विभाग ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जो पुस्तकों के वितरण के लिए एक विशेष डाक सेवा ज्ञान पोस्ट को शुरू किया, ठीक है। और यह मुद्रित शिक्षण सामग्री को सस्ती और सुलभ बनाकर विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को समर्थन करता है, ठीक है। तमाम बातें को ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते किस देश ने अपनी विदेशी जासूसी एजेंसी यानी कि MI6 का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्ति किया, ठीक है। देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज अपॉइंटेड ब्लेज मेट्रेवेली एज द फर्स्ट वुमन टू लीड इट्स फॉरेन स्पाई एजेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन है कि यूनाइटेड किंगडम है, USA है, और फिनलैंड है, और रूस है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम देश ने अपनी विदेशी जासूस एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्ति किया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश ने कि जून 2025 को प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 67 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा की अपनी यात्रा की दौरान में देख सकते हैं कि बातें हो रही दोस्तों यहाँ पर G7 है, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा की अपनी यात्रा के दौरान नए MI6 प्रमुख के रूप में ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्ति की, ठीक है, जो सौदिक रूप से घोषणा की है। देख सकते हैं कि यह जो है 116 साल के इतिहास में पहली बार है जब किसी महिला को इस पद पर नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं, भारत और किस देश के बीच में शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। देख सकते हैं कि द 18th एडिशन ऑफ द शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, और फ्रांस है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में जो दो देशों के बीच में शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां जो कि संस्करण आयोजित किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से लेकर 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कोवेलरी में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों के संयुक्त सैन्य अभ्यास को बढ़ाना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर फ्रांस की बातें हो रही, ठीक है। तो देख सकते हैं कि राजधानी पेरिस है, मुद्रा यहाँ की यूरो है, और राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन है यहाँ के, और प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश कि इजराइल ने किस देश के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, ठीक है। देख सकते हैं कि रिसेंटली इजराइल हैज लॉन्च ऑपरेशन राइजिंग लायन टू अटैक द न्यूक्लियर साइट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है ईरान है, फिलिस्तीन है, लेबनान है, और यमन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इजराइल ने ईरान देश के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन को शुरू किया है। तो एक आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि इजराइल ने जून 2025 की सुबह में ईरान के परमाणु असैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया, ठीक है। और ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम से चलाया जा रहा है इस अभियान, जिसका उद्देश्य है कि ईरान के परमाणु क्षमता को खत्म करना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ईरान की बातें हो रही, देख सकते हैं कि राजधानी तेहरान है, फारसी भाषा, अगर भाषा की बात करें तो फारसी है जो आधिकारिक भाषा है, और राष्ट्रपति यहाँ के मसूद पेजेशकिन है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं किस देश ने वित्तीय वर्ष 24-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी जो कि निवेश प्राप्त किया, ठीक है। विच स्टेट हैज रिसीव द हाईएस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द
फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो ऑप्शन है गुजरात है, कर्नाटक है, सिक्किम है और महाराष्ट्र है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं महाराष्ट्र राज्य की बातें हो रही, जो कि 24-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्राप्त किया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि महाराष्ट्र ने अप्रैल मार्च 2024-25 के दौरान में अधिकतम 19.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी निवेश को आकर्षित किया है और देश के कुल एफडीआई का देख सकते हैं कितने 31% का हिस्सा रहा, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की बातें हो रही है, तो इसकी राजधानी मुंबई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है। तमाम फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है 12 जून को, 13 जून को, 14 जून को और 15 जून को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दुनिया भर में बात की जाए तो 14 जून को जो कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हर वर्ष 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बनाया जाता है, ठीक है। और देख सकते हैं कि इसका थीम जो है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है, 2020-50। तो ऑप्शन है कि आचार्य प्रशांत है, जग्गी वासुदेव है, आलोक शुक्ला है और सोनू सूद है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है आचार्य प्रशांत को, जो कि सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 इनको दिया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के अवार्ड से सम्मानित हुए आचार्य प्रशांत ने पर्यावरण पर कई बेहतरीन बात। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने विश्व प्रसिद्ध दर्शनी और लेखक आचार्य प्रशांत को प्रतिष्ठित सबसे प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि योग कनेक्ट 2025 जो वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि वेयर विल द योगा कनेक्ट 2025 ग्लोबल हैबिट समिट बी हेल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है नई दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है और भुवनेश्वर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि योग कनेक्ट जो 2025 के वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है इसे नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो देश के आयुष मंत्रालय ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख आयोजन के रूप में 14 जून 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में योग कनेक्ट नामक एक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि हाल ही में असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य द्वारा 2023 का श्रीमद शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2023 श्रीमद शंकर देव अवार्ड बाय असम गवर्नमेंट लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। तो ऑप्शन है कुमार बंगलम बिरला है, डॉक्टर सोनल मान सिंह है और सोनू सूद है और आलोक शुक्ला है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है कि असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के द्वारा 2023 के लिए, ठीक है, श्री मद शंकर देव पुरस्कार से देख सकते हैं कि डॉक्टर सोनल मान सिंह को जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मान सिंह को 12 जून 2025 को असम के गुवाहाटी में देख सकते हैं कि जो यहाँ के जो राज्यपाल हैं आचार्य जो कि राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के द्वारा 2023 के लिए श्रीमद जो कि शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। देख सकते हैं शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 22 अप्रैल 2025 को डॉक्टर सोनल मान सिंह को यह पुरस्कार प्रदान करना था, लेकिन
पहलगाम आतंकी हमले के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि असम सरकार ने 1986 में श्री मदशंकर देव पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक है, और यह एक राष्ट्रीय जो कि सर्वपुरस्कृत है, जो कि यह ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है देश जो कला सांस्कृतिक में जो कि अपने अच्छे प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में किसे की ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्ति किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, नीरज चोपड़ा है, लियोनेल मेसी है और शुभमन गिल है। तो आप इसका आंसर देने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो दे सकते हैं कि ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्ति किया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2025 में ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्ति किया है, देख सकते हैं। और ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप फाउंडेशन के द्वारा की गई घोषणा जो पारंपरिक खेलों और डिजिटल गेमिंग के अभिकरण में एक निर्णायक क्षण को चिन्हित किया करती है। ठीक है, और यह टूर्नामेंट 7 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 2025 तक सऊदी अरब के रियाद में होने वाला है, जिससे कि शीर्ष खिलाड़ी, वैश्विक क्लब और रिकॉर्ड तोड़ पुरस्कार में शामिल हैं। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कौन सा देश ब्रिक्स में भागीदारी देश के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री ज्वाइंट ब्रिक्स एज ए पार्टनर कंट्री। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इंडोनेशिया है, वियतनाम है, बेलारूस है और स्वीडन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं वियतनाम की। ठीक है, वियतनाम देश जो कि ब्रिक्स में भागीदारी देश के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि वियतनाम आधिकारिक तौर पर भारतीय जो भागीदारी देश के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया। ठीक है, और मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहराई से एकीकृत एक गतिशील अर्थव्यवस्था के रूप में वियतनाम एशिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी। ठीक है, देख सकते हैं कि ब्रिक्स भागीदारी देशों की वर्तमान अगर सूची में देखा जाए वियतनाम, बेलारूस, बेल्जियम, काजाकिस्तान, क्यूबा और तमाम युगांडा और उज्बेकिस्तान तमाम देश शामिल है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, यहाँ पर वियतनाम की बातें हो रही। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ की जो मुद्रा है वियतनामी डोंग है और आधिकारिक भाषा वियतनामी है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री फान मिन चिन है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है कि साइप्रस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जहाँ जो बातें हो रही है कि साइप्रस देश के द्वारा जो है पीएम मोदी को जो है एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के अवसर पर साइप्रस गणराज्य को सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द माकारियोस से सम्मानित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर साइप्रस की बातें हो रही, देख सकते हैं कि राजधानी निकोसिया है। ठीक है, और मुद्रा यहाँ की यूरो है और राष्ट्रपति यहाँ के निकोस क्रिस्टोडोलाइस हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश ने किस शहर को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय मेजबान चुना गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बीन चूज एज द नेशनल होस्ट ऑफ द 11th इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो ऑप्शन है कि हैदराबाद है, भुवनेश्वर है, विशाखापट्टनम है और कुरुक्षेत्र है। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम की बातें हो रही। विशाखापट्टनम को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय मेजबान चुना गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे यानी कि विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान चुना गया। ठीक है, और इसकी थीम की बात करें तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देश में किस स्थान पर भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। तो एट विच प्लेस इंडिया फोर्थ लायन ब्रीडिंग सेंटर विल बी बुल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है भोपाल है, राजगीर है, दिल्ली है और कैमूर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, राजगीर, बिहार के राजगीर में देख सकते हैं कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश तक बिहार के राजगीर जू सफारी में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनाने जा रहा, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ शेरों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है और शावकों की सर्वाइवल दर देखा जाए तो 100% रही है, ठीक है, जो देश के अन्य केंद्रों के मुकाबले इसे खास बनाता है। दोस्तों यहाँ पर बिहार के बातें हो रही, देश की राजधानी पटना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हाल ही में लॉन्च की गई ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक किताब, ठीक है, किसका संस्करण है, ठीक है। देख सकते हैं कि किसका जिसमें स्मरण है, ठीक है। तो हु मेमोर इज द रिसेंटली लॉन्च बुक टाइटल ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ठीक है। तो ऑप्शन है कि शशि थरूर है, बराक ओबामा है, जसिंदा आर्डन है, ठीक है, या फिर शेन वाटसन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर की बात करें तो नामक जो पुस्तक जिसे लॉन्च किया गया है, इसमें कि जसिंता आर्डन के जिसमें जो कि स्मरण है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि जसिंडा आर्डन का एक स्मरण है, ठीक है। और इसमें आर्डन के राजनीतिक जीवन और एक जो कि वैश्विक नेता के रूप में इसके अनुभव का वर्णन है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश में किस राज्य में भारत की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं कि इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट सेमी कंडक्टर फैक्ट्री विल बी बुल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है गुजरात है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और हरियाणा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत की पहली जो कि बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि गुजरात में जो कि पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी, ठीक है। और यह फैक्ट्री टाटा समूह के द्वारा स्थापित की जाएगी और यह फैक्ट्री भारत के सेमी कंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, जो देश को एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। देख सकते हैं कि इस परियोजना में 1143 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य बनेगा, ठीक है। तो विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट ई वोटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उड़ीसा है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में अगर बात करें तो बिहार राज्य जो है मतलब कि पहला राज्य बनेगा जो कि ई वोटिंग कराने वाला, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के भारत में पहली बार स्मार्टफोन के जरिए मतदान करने की सुविधा मिलने जा रही, ठीक है। और बिहार ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य होगा, ठीक है। और अब तक किसी दूसरे राज्य में इसकी शुरुआत नहीं हुई है, ठीक है। तमाम बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑन विच डेट वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 17 जून को, 14 जून को, 5 जून को और 12 जून को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर वर्ष 17 जून को मनाया जाता ताकि भूमि क्षरण और सूखा मरुस्थलीकरण की समस्या और वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके, ठीक है। देख सकते हैं कि वर्ष 2025 की थीम क्या है कि रीस्टोर द लैंड एंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और जो भूमि पुनर्स्थापन एवं नए अवसरों के सृजन के बल पर देती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देश है कि इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द ईरान इज रिस्पॉन्स टू इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑपरेशन आयरन डोम है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, ऑपरेशन साइलेंट थंडर है, या ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि ठीक है, तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 की बातें हो रही, ठीक है, जो ईरान के द्वारा, ठीक है, जो ईरान के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख रहे कि ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 को शुरू किया, ठीक है, जो कि देश कई स्थानों को निशाना बनाया गया था, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, तो जैसे कि हाल ही में जदानस्तार जो कि गोम्बोजाव को किस देश का 34वां प्रधानमंत्री नियुक्ति किया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि रिसेंटली जदानस्तार जो कि गोम्बोजाव हैज बीन अपॉइंटेड एज द 34th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन कि ब्रिटेन है, मंगोलिया है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें रही कि जदानस्तार को जो कि गोम्बोजाव हैं, इनको जो है मंगोलिया देश के 34वें प्रधानमंत्री के रूप में इसकी नियुक्ति किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं मंगोलिया के स्टेट ग्रेट खुराल संसद ने मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में जदानस्तर गोम्बोजाव की नियुक्ति पर चर्चा की और उसे मंजूरी दी, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, मंगोलिया की बातें हो रही हैं। तो राजधानी क्या है? उलान जो कि बटार है और आधिकारिक भाषा मंगोलियन है। और इसकी मुद्रा यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगोलियन टुगरिक है। और यहाँ का महाद्वीप किस महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप में मंगोलिया है, ठीक है। तो इस तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि अलियावाती लोंग कुमेर है, प्रीति रजक है, ठीक है, और यशवी सोलंकी है, ठीक है, अनिति तिवारी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में देख सकते हैं कि अलियावती लोंग कुमेर है, ठीक है, जिनको नियुक्ति किया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद में उत्तर कोरिया में अपनी राजनयिक उपस्थिति को फिर से स्थापित किया, ठीक है। और अलियावती लोंग कुमेर को अगला राजदूत नियुक्ति किया करके, ठीक है। देख सकते हैं कि वह नागालैंड से 2008 बैच की भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी है, ठीक है। और देख सकते हैं कि राजधानी की बात करें तो प्योंगयांग है, ठीक है। और उत्तर कोरियाई जो कि यहाँ की वोन मुद्रा है। और देख सकते हैं कि सर्वोच्च नेता की बात करें हम तो किम जोंग यहाँ के जो सर्वोच्च नेता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में मेटा के नए प्रबंध निर्देशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? देख सकते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ मेटा इन इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि अमिताभ कांत है, अरुण श्रीनिवास है, सीएम सेठी हैं, या फिर जो कि अजय बांगा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, अरुण श्रीनिवास को जो भारत में मेटा के नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख रूप में नियुक्ति किया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मेटा ने अरुण श्रीनिवासन को 1 जुलाई 2025 से भारत में परिचालन के लिए नए निर्देशक और प्रमुख रूप में नियुक्ति किया है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अपने अग्रणी और हरित उर्वरक के लिए प्रतिष्ठित 2025 का फूड प्लानेट पुरस्कार किसने जीता, ठीक है। देख सकते हैं कि हु ऑन द प्रेस्टिजियस 2025 फूड प्लानेट प्राइज फॉर इट्स जो पायनियरिंग ग्रीन जो कि फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ऑप्शन है कि पूर्णिमा देवी वर्मन है, माधव गौडविल है, ठीक है, या नाइट्रो कैप्ट है, या फिर आलोक शुक्ला है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात रहे कि नाइट्रो कैप्ट की बातें हो रही, ठीक है, जिन्होंने अग्रणी जो कि हरित उर्वरक के लिए प्रतिष्ठित 2025 की फूड जो प्लानेट पुरस्कार जीता, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के स्विस स्टार्टअप और नाइट्रो कैप्ट के ने अपने अग्रणी हरित उर्वरक के लिए प्रतिष्ठित जो 2025 के फूड प्लानेट पुरस्कार जीता है, जो कि नाइट्रोजन उर्वरकों को
अस्थायी रूप से बनाने के लिए प्लाज्मा प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय की ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिकी वंदनम योजना शुरू की गई? ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच ऑफ फ्लोइंग स्टेट थलिकी वंदनम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य आंध्र प्रदेश है और केरल है। तो आप देख सकते हैं, आप पिक्चर्स के माध्यम से तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है आंध्र प्रदेश जो कि राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिकी वंदनम योजना को शुरू की गई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश कि आंध्र प्रदेश ने आर्थिक रूप से अस्थिर परिवारों को की छात्रों की सहायता के लिए थलिकी वंदनम योजना 2025 को शुरू की है। और यह योजना कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों को वित्तीय जो कि चिंताओं के बिना अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करती है। ठीक है, और योग्य छात्र जो फीस का भुगतान करने में संघर्ष करते हैं वे सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बातें हो रही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो राजधानी की बात करें हम तो अमरावती है और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नजीर हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े गतिशील कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? ठीक, देख सकते हैं कि एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इंडिया लार्जेस्ट। ठीक है, तो गति शक्ति कार्गो इन टर्मिनल वाज इनोग्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर है, भोपाल है, अहमदाबाद है और मानेसर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो मानेसर की, ठीक है, तो मानेसर जो कि मानेसर में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मानेसर मारुति प्लांट से शुरू हुई भारत का सबसे बड़ा गतिशील मल्टी मॉडल का टर्मिनल केंद्रीय रेल मंत्री और सीएम नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया। देख सकते हैं मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय जो मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। ठीक है, और देख सकते हैं यह टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल है। ठीक है, और देख सकते हैं यह ऑटोमोबाइल परिवहन के लिए लॉजिस्टिक को आगे बढ़ाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? ठीक है, तो देख सकते हैं कि रिसेंटली सिप्री रिपोर्ट 2025 वाज रिलीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स डज इंडिया हैव? ठीक है, देख सकते हैं कि 170 है, 180 है, 190 है और 200 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार देख सकते हैं कि भारत के पास जो है 180 परमाणु हथियार है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिप्री की वर्ष 2025 की पुस्तक में जनवरी 2025 तक देख सकते हैं कि वैश्विक परमाणु शस्त्रागार पर अद्यतन जानकारी दी गई। ठीक है, और भारत के पास देख सकते हैं 180 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। चीन के पास 600 परमाणु हथियार है, जबकि जिनमें से देख सकते हैं 24 जो कि तैनात है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि किसके द्वारा धरती आबा जन भागीदारी नामक सबसे बड़े आदिवासी सशक्तिकरण अभियान को शुरू किया गया? ठीक है, तो देख सकते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द हाई जो बिगेस्ट ट्रिबल एम्पावरमेंट कैंपेनियन कॉल्ड धरती आबा जन भागीदारी? ठीक है, तो ऑप्शन है कि जनजातीय मामले मंत्रालय, ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय और नीति आयोग। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं कि जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो कि धरती आबा जन भागीदारी नामक सबसे बड़े आदिवासी सशक्तिकरण अभियान को शुरू किया गया। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जनजातीय मामले के मंत्रालय, ठीक है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान को शुरू किया, जो भारत में अब तक के सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान है। ठीक है, और इस पहल का उद्देश्य है कि 549 आदिवासी जिले यानी कि 2900 से अधिक ब्लॉकों और 200 से 7 वैश्विक रूप से कमजोर जनजातीय समूह बहुल जिलों में सरकारी लाभों को पहुंचाना, जिसमें लगभग 1 लाख गांव और बस्तियां शामिल हैं।
दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं किस शहर में भारतीय नौसेना ने अपने पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अरनाला को कमीशन किया, ठीक है। देख सकते हैं कि इन विच सिटी द इंडियन नेवी हैज कमीशनड इट्स फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अरनाला, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है और विशाखापट्टनम है। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है विशाखापट्टनम शहर में जो भारतीय नौसेना ने अपने पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अरनाला को कमीशन किया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए देख सकते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अरनाला को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि एबरडीन जो कि विश्वविद्यालय को किस स्थान पर पहला अपना भारतीय परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई, ठीक है। जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन हैज बीन गिवन अप्रूवल टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस एट विच प्लेस, ठीक है। तो आपसे नवी मुंबई है, गिफ्ट सिटी है, दिल्ली है और देख सकते हैं कि लखनऊ है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि एबरडीन विश्वविद्यालय को दे सकते हैं कि नवी जो कि मुंबई की बात करें हम, ठीक है, जहाँ पर अपना पहला भारतीय परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन के माध्यम से और देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं स्कॉटलैंड स्थित एबरडीन विश्वविद्यालय को भारत में शाखा परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिल गई, ठीक है। और इसके साथ यह भारत में परिसर खोलने की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला स्कॉटिश जो कि विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश ने किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जांगकोंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया, ठीक है। देख सकते हैं कि लॉन्च ए सैटेलाइट नेम द देख सकते हैं कि जांगकोंग 102 मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो ऑप्शन है कि फिलीपींस से, उत्तर कोरिया है, चीन है और ईरान है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह चीन के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झोंग एंड 102 नामक की उपग्रह लॉन्च किया, ठीक है। और यह उपग्रह जिसे कि चीन सिस्मो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य कि भू चुंबकीय क्षेत्र यानी कि आयनोमंडल और अन्य मापदंडों पर डेटा एकत्रित करके प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रबंधन में मदद करना, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश में किस देश में वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि इन विच कंट्री द बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 वाज ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ऑप्शन है कि भारत है, ब्राज़ील है, नीदरलैंड है और जर्मनी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही जर्मनी देश में, ठीक है। जर्मनी देश में देख सकते हैं कि वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 यानी कि 16 जून को जर्मनी के वन में शुरू हुआ, ठीक है। जिसमें कि देख सकते हैं कि 5000 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, स्वदेशी नेता और नागरिक समाजकर्ता कार्यकर्ता एक साथ आए, ठीक है। तमाम बातें को ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि इन विच सिटी द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट 2025 वाज ऑर्गेनाइज रिसेंटली, ठीक है। तो ऑप्शन है नैरोबी केन्या है, दिल्ली है और जेनेवा स्विट्जरलैंड है और बैंकॉक थाईलैंड है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि नैरोबी केन्या में बातें हो रही थी, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो 17 जून की जहाँ नैरोबी केन्या में यह सम्मेलन किया गया, ठीक है। और यह सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी तरह का पहला सम्मेलन होगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य ग्लोबल पीस फाउंडेशन, पेपरडाइन और विश्वविद्यालय और धार्मिक स्वतंत्रता संस्था को आप यहाँ पर सही ढंग से इसको बनाए रखना, ठीक है। तो चलिए और इसे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए की कीमत वाले वार्षिक पास की घोषणा की। ठीक है, देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस ए एनुअल पास वर्थ हाउ मेनी रुपीज फॉर ट्रेवल ऑन इंडियन हाईवे। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 2500 रुपये की, 3000 रुपये की और 3500 रुपये की या फिर 4000 रुपये की। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि भारतीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए भारत सरकार ने देख सकते हैं कि 3000 रुपये की कीमत वाली वार्षिक पास की घोषणा की है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा अनुमोदित फास्टैग वार्षिक पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3000 में फास्टैग वार्षिक पास की घोषणा की है, जिसमें कि निजी वाहनों के लिए 200 हाईवे यात्राओं की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, और यह योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते बात करें कि भारत के द्वारा ईरान में फंसे भारतीय को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन को शुरू किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन शिवा है, ऑपरेशन सिंधु है और ऑपरेशन अजय है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं ऑपरेशन सिंधु के द्वारा जो है, ऑपरेशन सिंधु के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, कि भारत के द्वारा इसे ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारत सरकार ने इजराइल यानी कि ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ठीक है, देख सकते हैं कि यह ऑपरेशन ईरान और आर्मेनिया सरकार के सहयोग से शुरू किया गया। ठीक है, और विदेश मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशन सिंधु जो कि 18 जून 2025 से शुरू किया गया था और जो कि 110 भारतीय छात्रों पर पहला जत्था और आर्मेनिया की राजधानी एरेवान से एक विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया का दौरा करने वाले किस क्रम के भारतीय प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम द विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट क्रोएशिया टू विच ऑर्डर। ठीक है, देख सकते हैं कि पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं और चौथे हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो क्रोएशिया का दौरा करने वाले देश की देख सकते हैं कि पहले क्रम के जो कि भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे। ठीक है, और यह यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस यूरोपीय देश की पहली आधिकारिक यात्रा है। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद ने मार्च 2019 को क्रोएशिया की राजकीय यात्रा की थी, जिसमें उन्हें क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑफ ऑर्डर द किंग ऑफ टोमिस्लाव से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्रोएशिया की बातें और जैसे राजधानी जाग्रेब है। ठीक है, और मुद्रा यूरो है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है जोरान मिलानोविक है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय जो कि दिवस घोषित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि ऑप्शन विच डे हैज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन है कि 4 दिसंबर है, 24 मई है, 25 मई है और 21 दिसंबर है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र देख सकते हैं कि बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस घोषित किया कब, तो इसे 4 दिसंबर को घोषित किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 4 दिसंबर को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया है और एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो भी वीकली करंट अफेयर थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार रिविजन करें। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।